11th class. We are going to start a new chapter, that is structural organization in animals. Okay, structural organization in animals. इस चैप्टर के अंदर हम एनिमल्स में जो डिफरेंट वेरियस टिश्यूज़ हैं उनको स्टडी करेंगे, जो मिलकर उनके पूरे ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और इसके साथ ही किस तरीके से हम कुछ एक ऑर्गेनिज्म है उन्हें भी स्टडी करेंगे, जिनमें कि हम जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम है वो टिश्यूज से कैसे इस्टेब्लिश होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू से। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक्चुअली जैसे कि आपने प्लांट टिश्यू है वहाँ भी पढ़ा है कि टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। उसमें सेल्स हैं वो सिमिलर भी हो सकती हैं, डिसिमिलर भी हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि जो सिमिलर हो या वो डिसिमिलर हो, बट उनका ऑरिजिन है वो क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। यानी कि एक सेम ऑरिजिन की सेल्स हैं जो बाद में डिस्टाइंड हो जाती हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। उनकी स्ट्रक्चरल वो सिमिलर हो सकती हैं और नहीं भी, बट उनका फंक्शन जो है वो कॉमन रहेगा, ठीक है। यानी कि उन सेल्स का वो ग्रुप जो कि एक कॉमन फंक्शन के लिए डिस्टाइंड होती हैं, सेल का वो ग्रुप मिलकर क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स कर रहे हैं, तो हम टिपिकली एनिमल टिश्यू की ही बात करेंगे, बिकॉज प्लांट टिश्यू है वो हम प्रीवियस चैप्टर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू के साथ। एनिमल टिश्यू यानी कि वो टिश्यू जो एनिमल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स हैं वो उसे कंट्रीब्यूट करती हैं। एनिमल टिश्यू को अगर हम क्लासीफाई करने चलें तो इसको हम बेसिकली 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड फाइनली नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल, एपी यानी एक्सटर्नल, यानी कि वो टिश्यू जो एक्सटर्नल सरफेसेस पे प्रेजेंट होगा। ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक्सटर्नल पे ही हो। एक्सटर्नल सरफेसेस का मतलब है वो किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू की आउटर लाइंस जो बनाएगा वो वाला टिश्यू क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू है वो उसकी सेल्स की जो शेप है उसके बेसिस पर फर्दर 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं: स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। फिर बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है जो सभी टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करता है, उनके बीच में एक जंक्शन बनाता है, वो टिश्यू कहलाता है कनेक्टिव टिश्यू। ये भी 3 टाइप्स का होता है: लूज, डेंस और कुछ एक स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो एक पर्टिकुलर टिश्यू की तरह काम करते हैं, उसे हम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू जो हमारी सारी की सारी मसल्स बनाता है। मस्कुलर टिश्यू है वो भी 3 टाइप का होता है: स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। नर्वस टिश्यू है वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स से ही बनता है, यानी कि नर्व सेल हैं वो हमारे नर्वस टिश्यू को बनाती हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की। वो टिश्यू जो हमारी बॉडी में बहुत सारी बाउंड्रीज और बॉडी की जो लाइनिंग्स बनाता है वो टिश्यू क्या कहलाता है? एपिथेलियल टिश्यू। एपी एक्सटर्नल, थीलिया सरफेसेस, यानी कि वो टिश्यू जो हमारे एक्सटर्नल सरफेसेस बनाता है वो टिश्यू क्या कहलाता है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का जो मेजर फंक्शन है वो होता है प्रोटेक्शन, यानी कि एक एक्सटर्नल पर्टिकुलर बाउंड्री प्रोवाइड करता है और उस पर्टिकुलर टिश्यू की सेल्स हैं या वो टिश्यू है हमारे बाकी टिश्यूज़ जिन्हें वो सराउंड कर रहा है उन टिश्यूज़ को अल्टीमेटली वो प्रोटेक्ट करता है, एक सेफ एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड करता है। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू है उसके टाइप्स की बात करें तो हम इसे 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो सेल लेयर्स के बेसिस पर, और उसमें सेल हैं वो किस तरीके से स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड हैं उस बेसिस पर। अगर हम सेल लेयर्स की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू है उसे 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं: सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड। सिंपल जैसा कि हम जानते हैं, जैसे प्लांट टिश्यू में आपने पढ़ा था सिंपल प्लांट टिश्यू कौन सा होता है? जो सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स का बना होता है। तो इसी तरीके से सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से बना हुआ होगा वो टिश्यू क्या कहलाएगा? एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि हमारी ब्लड वेजल्स के लाइनिंग में है, हमारे जितने भी डक्ट्स हैं, रेस्पिरेटरी डक्ट्स है, जैसे हमारा ओवी डक्ट्स हैं, या हमारे जो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स हैं, या हमारे जो ईसोफेगस है, फूड पाइप है, वो सारे डक्ट्स जितने भी हमारे बॉडी में उनकी जो लाइनिंग है वो यूनी लेयर्ड होती है, उनकी सिंगल लेयर्ड होती है और वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो कहलाता है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है उसमें एक से ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट होती हैं।
जैसे कि हमारी स्किन में होता है, बक्कल कैविटीज़ में जो एपिथेलियल टिश्यू है वो भी हमारा जो है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है। इसके साथ ही जैसे हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैविटीज़ हैं वहाँ भी जो कंपाउंड एपिथेलियल देखने को मिल जाता है। अगर हम स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन सेल्स की बात करें तो उस बेसिस पर एपिथेलियल टिश्यू है 3 टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहले आता है स्क्वैमस। स्क्वैमस है वो इर्रेगुलरली शेप्ड सेल से बना हुआ होता है। इर्रेगुलरली शेप्ड सेल्स हैं उनमें भी जो सेल्स हैं वो फ्लैटन्ड होती हैं, यानी कि फ्लैटन्ड सेल से ये बना हुआ होता है। ठीक है, अगर हम इन सेल्स हैं इनकी शेप की बात करिए, जो फ्लैटन्ड सेल्स हैं ये यूनिलेयर्ड भी हो सकती हैं और ये मल्टी लेयर्ड भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि जो इसमें यूनी लेयर्ड अगर होगी तो ये अनस्टरिएटेड, यानी कि जिसमें कोई स्ट्रिप्स नहीं बनी हुई हैं सेलुलर लेयर्स की, और जो मल्टी लेयर्ड अगर होगा तो वो स्टरिएटेड कहलाएगा। ठीक है, अगर ये हम देखें जैसे ये जो है ये हमारी क्या कहलाती है, इसमें जो ए देख रहे हैं आप वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम जो स्क्वैमस एपिथेलियल है उसकी बात करें कि उसकी प्रेजेंस की बात करें तो ये जनरली हमारे उन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है जो कि डिफ्यूज़न जहाँ भी परफॉर्म होता है। डिफ्यूज़न कहाँ कहाँ होता है, जैसे गैसेस का डिफ्यूज़न होता है। गैसेस का डिफ्यूज़न कहाँ होता है, लंग्स की कैविटीज़ में। इसके अलावा गैसेस का डिफ्यूज़न है उसमें हमारी ब्लड वेजल्स हैं उनका भी रोल होता है, तो ब्लड वेजल्स में भी जो टिश्यू प्रेजेंट होता है स्क्वैमस एपिथेलियल होता है। इसके अलावा डिफ्यूज़न है वो कहाँ होता है, हमारी जो फूड पाइप है वहाँ भी डिफ्यूज़न होता है, कि जैसे जो इंटेस्टाइन है वहाँ भी फूड का डिफ्यूज़न चलता है। तो जनरली जो ब्लड वेजल्स हैं, लंग कैविटीज़ हैं, या हमारे जैसे जो भी हमारी बॉडी के डिफरेंट ट्रैक्ट्स हैं जहाँ डिफ्यूज़न का फंक्शन परफॉर्म होता है वहाँ हर जगह पे जो है टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है, वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की, क्यूबॉइडल अच्छा स्क्वैमस एपिथेलियल है वो यूनी भी हो सकता है, मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है। यूनी लेयर्ड होगा तो उसे हम नॉन स्टेरेटेड बोलते हैं, अगर वो मल्टी लेयर्ड होता है तो हमें स्टेरेटेड या स्ट्रिप बोलते हैं। क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है वो सिंगल लेयर्ड ही होते हैं, यानी कि दोनों ही यूनी लेयर्ड होते हैं। क्यूबॉइडल है जैसा कि उसके नाम से शो हो रहा है, जिसमें क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होगी, वो टिश्यू क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है वो जनरली सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए डिस्टाइंड होता है, लेकिन वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन किस पर्टिकुलर सब चीज़ की होती है, वो जनरली या तो कोई जैसे हमारे साल्ट कंसनट्रेटिंग एंजाइम्स हो सकते हैं, या वो कोई पर्टिकुलर हार्मोन हो सकता है। ठीक है, ये जनरली हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट है या जो नेफ्रॉन्स हैं उनमें ये जनरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, जहाँ यूरिन फॉर्मेशन उसकी कंसंट्रेशन वो डिटरमिन होनी होती है वहाँ ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू की, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू है वो भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की तरह ही सिंगल लेयर्ड होता है, बट इसमें सेल्स हैं वो इलांगेटेड कॉलम लाइक सेल्स होती हैं। ठीक है, जो इलांगेटेड सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस है वो बेस पे प्रेजेंट होता है, और बेस में वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होती है, जहाँ से वो सिग्नल्स और स्टिमुलस उनको ईजिली जो है ट्रांसमिट कर देती हैं। ये भी नेचर में सिक्रीटरी और एब्जॉर्प्टिव होती हैं, बट इनकी ऑकरेंस जो है वो जनरली हमारी जो है इंटेस्टाइन और स्टमक में होती है, क्योंकि वहाँ इन्हें फूड के लिए कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ करने होते हैं। ठीक है, तो ये जनरली इंटेस्टाइन एंड स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है वो फर्दर इसको हम इसकी और 2 टाइप की मॉडिफिकेशंस हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिसमें आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम और सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अगर एपिथेलियल टिश्यू की सेल जैसे कि जो हमारे इंटेस्टाइन है उसकी लैंगरहैंस सेल्स हैं वो करती हैं, अगर हमारी एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस सिक्रीट करती हैं तो वो एपिथेलियल सेल्स हैं वो ग्लैंड्स कहलाती हैं या ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहलाती है। जैसे इंटेस्टाइन की जो लैंगरहैंस सेल्स हैं वो कुछ एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ करती हैं। स्टमक है उसकी वॉल भी जैसे म्यूकस है या HCl या कुछ एक एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ करती हैं। तो ये स्टमक और इंटेस्टाइन की सेल्स हैं वो ग्लैंडुलर होती हैं नेचर में। इसके अलावा सिक्रीटरी एंड एब्जॉर्प्टिव भी होती हैं। कुछ एक सेल्स होती हैं, सारी सेल्स नहीं होती, कुछ एक सेल्स हैं वो ग्लैंडुलर भी होती हैं।
सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, वो एपिथेलियल टिश्यू जिसकी सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया वो ऑलमोस्ट मोस्टली एक ही सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जो सरफेस उसकी डक्ट्स की कैविटी को फेस करती है उस सरफेस पे सीलिया है वो प्रेजेंट होते हैं। सीलिया का क्या काम होता है कि ये बीट करते हैं और किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस जो अपने आप से मूव नहीं कर सकता अपनी बीट्स की हेल्प से उन्हें मूव कराते हैं। तो यानी कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस जो किसी डक्ट में प्रेजेंट है उसको मूव कराते हैं। जैसे कि ओविडक्ट्स या फेलोपियन ट्यूब्स, उनमें ओवम की मूवमेंट होती है। जब सीलिया बीट करते हैं तो ही ओवम है वो फेलोपियन ट्यूब्स में मूव कर पाता है। ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई माइक्रोब चला जाता है तो हमारी कुछ एक हद तक एपिथेलियल टिश्यू है या ट्रैकिया है उसके एपिथेलियल टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी जो सीलिया या सीलिएटेड सेल्स हैं उनमें सीलिया को बीट कराता है और उन्हें बाहर की ओर पुश करता है। इसीलिए जब भी हमारे विंड पाइप में कोई पर्टिकुलर जैसे डस्ट या फूड एंटर करने पर हमें जो खांसी की जो फीलिंग होती है वो इसी वजह से होता है कि हमारे ट्रैकिया के जो सीलिया हैं वो बीट कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर पार्टिकल को बाहर पुश करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं हम कुछ एक हमारे सेल्स जैसे हमारे टिश्यू की सेल्स हैं आपस में जुड़ी हुई तो होती हैं। सभी टिश्यू की सेल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन वो सेल्स हैं उनके बीच में वो जंक्शन क्या होते हैं या जो सेल्स हैं उनकी टिश्यू है उसकी सेल्स आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो वो हमारे कुछ एक सेल्स हैं जिनमें जंक्शंस की हेल्प से होती हैं। यानी कि इन जंक्शंस को हम सेलुलर जंक्शंस बोलते हैं। यानी कि उन जंक्शंस की हेल्प से ये सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, अब इनकी सेलुलर जंक्शंस हैं वो इनमें हम बात कर रहे हैं सेलुलर जंक्शंस की। यानी कि वो टिश्यू या वो सेल्स या वो सब्सटेंस जो हमारी जो सेल्स हैं उनको आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं और उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ बांध के रखते हैं, वो सेलुलर जंक्शंस कहलाते हैं। सेलुलर जंक्शंस बेसिकली 3 टाइप के जो सेलुलर जंक्शंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें टाइट, एडहियरिंग एंड गैप जंक्शन। ये जंक्शन सिर्फ एनिमल सेल्स में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि प्लांट सेल्स में एक और जंक्शन होता है जिसे प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ प्लांट सेल्स में ये एक एक्स्ट्रा जंक्शन प्रेजेंट होता है। टाइट जंक्शंस हैं वो जंक्शंस होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू से कोई भी लीकेज नहीं होने देते। यानी कि ये बिल्कुल टाइटली एसोसिएट करते हैं सेल्स को एक दूसरे के साथ, किसी भी लीकेज को ये अवॉइड करते हैं। एडहियरिंग, एडहियर होना यानी कि एक दूसरे के साथ चिपकना, यानी कि ये एडहियरिंग जंक्शन है किन्हीं भी 2 सेल्स हैं उनको आपस में सीमेंट करता है। यानी कि उनके बीच में एक सीमेंटिंग सब्सटेंस की तरह काम करता है और उन सेल्स में को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। गैप जंक्शंस है, ये स्पेसिफिक जंक्शंस होते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं कि एक सेल की इंफॉर्मेशन को दूसरी सेल तक ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प करते हैं। अब ये जंक्शंस है काम कैसे करते हैं। सपोज एक सेल है उसकी सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एक प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो उसकी सरफेस के अंदर तक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स दोनों सेल्स के सेम काइंड ऑफ प्रोटीन जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वो जंक्शन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। गैप जंक्शन में इस टाइप के जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ताकि सेल के अंदर से इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, इस प्रोटीन को ट्रांसफ़र करेंगे और अल्टीमेटली दूसरी सेल के अंदर तक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र करते हैं। जबकि टाइट और एडहेरिंग जंक्शन उनमें एक्सटर्नल प्रोटीन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, बट गैप जंक्शन में इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा है ये प्लांट्स में हम जानते हैं कि सेल वॉल होती है और सेल वॉल है वो इम्परमिएबल होती है। तो प्लांट्स हैं उनमें सेल वॉल अगर इम्परमिएबल होती है तो उनमें जो है कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, तो जो गैप जंक्शंस हैं वही इनमें मॉडिफाई हो जाते हैं और प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। जो हमारी जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो प्लेसेस से हिंडर्ड होती है और वहाँ से ये सेलुलर प्रोटीन्स हैं वो जो है प्रोट्रूड करते हैं और उनकी सेल मेम्ब्रेन है इन प्रोटीन्स की हेल्प से दोनों सेल्स की सेल मेम्ब्रेन है सेल वॉल के क्रॉस जो है वो कम्युनिकेट करती है और एक सेल का सिग्नल है वो दूसरी सेल तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो प्लांट्स में गैप जंक्शंस हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की।
कनेक्टिव टिश्यू है वो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं उनके बीच में लिंक या कनेक्शंस है वो प्रोवाइड करता है, इनके बाकी टिश्यूज़ उनको आपस में जोड़ता है। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू में बात करें तो एनिमल के अंदर जो सबसे अबंडेंट टिश्यू मिलता है वो कोलेजन होता है, ठीक है। कोलेजन है वो फाइबर्स होता है, जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारा मोस्टली फाइबर्स का बना होता है, और फाइबर्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। इसीलिए प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो बोला जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली प्रोटीन्स हैं वो फाइबर्स के फॉर्म में हमारे बहुत सारे टिश्यूज़ का पार्ट बनते हैं। एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी फाइबर्स हैं, मसल्स हैं वो फाइबर की बनती हैं, प्रोटीन्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू है सारा वो फाइबर्स का बनता है, वो प्रोटीनेशियस होते हैं, ठीक है। इवन जो हमारी जो न्यूरल टिश्यू है उसमें भी फाइबर्स हैं अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, जो कि नेचर में प्रोटीन होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टिश्यू है हमारा वो प्रोटीन का बनता है। और कनेक्टिव टिश्यू है उसमें भी कोलेजन फाइबर है वो लगभग हर टाइप के कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। तो इसीलिए हमारा सबसे अबंडेंट टिश्यू है वो कोलेजन ही होता है। फाइबर बनाने वाले सेल्स को हम फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं। इन फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट की अरेंजमेंट के बेसिस पर हम कनेक्टिव टिश्यू को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लूज एंड डेंस। हालांकि कनेक्टिव टिश्यू का एक और पार्ट प्रेजेंट होता है जिसमें ये फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट हैं बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, और उस कनेक्टिव टिश्यू को हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब हम बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट है बहुत लूजली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि दोनों के बीच में कोई कॉम्पैक्शन नहीं होती। फाइब्रोब्लास्ट सेल के साथ ही क्लोजली फाइबर्स हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये कोलेजन फाइबर्स हैं और ये फाइबर्स फॉर्मिंग सेल्स हैं, यानी कि सेल्स के बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। हालांकि यहाँ जो मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल जो दिखाए हैं ये इम्यून सिस्टम की सेल होती हैं, और ये इस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर कोई भी अगर वॉन्डरिंग पैथोजन है तो उसे किल करने में हेल्प करती हैं। इनका कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता है। टिश्यू है वो फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर्स हैं, इन्हीं से मिलकर बनता है। अगर ये लूजली अरेंज्ड होती हैं तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो फर्दर टू टाइप्स का होता है, एरियोलर एंड एडिपोज। एरियोलर और एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू है वो जनरली हमारी एपिथेलियल टिश्यू के क्लोज एसोसिएशन में होता है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट बाद जो टिश्यू हमारा प्रेजेंट होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, नॉट लूज बट वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है, स्किन है हमारी वो जनरली कंपाउंड एपिथेलियम की बनी हुई होती है। तो एपिथेलियल के बाद यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है तो यानी कि हमारी स्किन के बीनीथ जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। अब जो एरियोलर टिश्यू है वो भी स्किन के बीनीथ होगा, एडिपोज है वो भी स्किन के बीनीथ होगा, ठीक है। दोनों ही टिश्यू है वो स्किन के बीनीथ होते हैं। इवन जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसकी हम बात करेंगे वो भी स्किन के बीनीथ ही प्रेजेंट होता है। बट एरियोलर टिश्यू का काम क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क देता है उसको, एपिथेलियल टिश्यू को रेस्ट करने के लिए उसके लिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है। अब जो एडिपोज टिश्यू है उसका फंक्शन इससे काफ़ी डिफरेंट होता है। एडिपोज है वो स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। किस तरीके से कि वो जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं उनको फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, कि ये हाईली वैक्यूलेटेड सेल्स होती हैं और इन वैक्यूल्स के अंदर ये फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है। बाकी इनका सारा कंटेंट है वो पेरिफेरल हो जाता है, पुश हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलोंग, और बीच में इनमें बहुत सारा खाली स्पेस बच जाता है जहाँ ये फैट को स्टोर करते हैं। तो ये टिश्यू हमारा फैट स्टोरेज टिश्यू कहलाता है। इसके बाद आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वो टिश्यू जिसमें फाइबर्स और फाइबर फॉर्मिंग सेल्स यानी कि फाइब्रोब्लास्ट हैं बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, वो टिश्यू क्या कहलाता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब जो इसमें फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट है उनका एक पैटर्न, उनके अरेंजमेंट के पैटर्न के बेसिस पर ये दो टाइप का होता है, रेगुलर एंड इरेगुलर। अगर फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक मैनर में अगर वो प्रेजेंट हैं तो वो कहलाता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में ओरिएंटेड होती हैं। जैसे हमारे टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ठीक है, उन पर्टिकुलर टिश्यूज़ में जो फाइबर्स का अरेंजमेंट है वो एक पर्टिकुलर मैनर में होता है ताकि वो हमारी बोन्स को बोन्स के साथ या हमारी बोन्स को मसल्स के साथ है वो जोड़ सके। टेंडन्स हैं वो टिश्यू होते हैं जो कि बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ते हैं,
ठीक है। और लिगामेंट वो टिश्यू होता है जो कि बोन को बोन के साथ जोड़ता है। लिगामेंट है वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और जो ये हमारे टेंडन्स हैं ये रिजिड होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं। ठीक है। अब इर्रेगुलर की बात करें तो डेंस इर्रेगुलर टिश्यू है, उसमें फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट एक इर्रेगुलर पैटर्न में, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती, फिक्स ओरिएंटेशन नहीं होता उनका। जैसे कि हमारे स्किन में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल इर्रेगुलर होती है, कुछ फिक्स नहीं होता उनका ओरिएंटेशन, तो वहाँ जो टिश्यू है वो डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। बात करते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है उसमें 3 टाइप का टिश्यू आता है, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। तीनों ही टिश्यू हैं, उनकी अरेंजमेंट है वो, कंपोजिशन है वो बिल्कुल अलग होती है एक दूसरे से। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। आप देख रहे होंगे यहाँ भी कोलेजन फाइबर है, उन्हीं का रोल होता है। कोलेजन फाइबर्स हैं, उनके बीच में एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेल्स होते हैं जिन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, और यही कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करती हैं, कार्टिलेज बनाती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो एक्चुअली एम्ब्रियोनिक फेज में अबंडेंटली प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। जैसे जैसे एडल्ट होता है तो उस एडल्ट में जो कार्टिलेज है वो बोन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है। एडल्ट में जो कार्टिलेज है वो सिर्फ नोज़ टिप में जो भी हमारे फ्लेक्सिबल पार्ट्स हैं जहाँ बोन्स प्रेजेंट होती है, स्केलेटल सिस्टम है, जैसे हमारे नोज़ के टिप में है, ईयर पिन्ना है, या हमारे जॉइंट्स हैं उनके बीच में भी कार्टिलेज है वो प्रेजेंट होता है। जनरली जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के जो जॉइंट्स हैं वहाँ जो टिश्यू है वो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट होता है और इलास्टिक होता है, और इसी की वजह से हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें इलास्टिसिटी होती है और हम बैंड कर पाते हैं। बात करते हैं बोन। बोन है काफ़ी टफ होती हैं, रिजिड होती हैं, इन इलास्टिक होती हैं, यानी कि इनमें इलास्टिसिटी है वो टोटली एब्सेंट होती है। बोन फॉर्मिंग सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। जो हमारी लार्जर बोन्स हैं उनके बीच में एक पर्टिकुलर कैविटी होती है और उस कैविटी को हम बोलते हैं बोन मैरो कैविटी, और उसमें जो फ्लूइड फिल्ड होता है उसे बोलते हैं हम बोन मैरो, यानी कि उस कैविटी में जो फ्लूइड होता है वो बोन मैरो कहलाता है। बोन मैरो है वो ब्लड फॉर्मेशन के लिए साइट होती है। जैसे जैसे मैच्योर होता है पर्सन, कैविटी है उसमें वो खाली होती चलते हैं कि बोन मैरो है वो यूटिलाइज होता चलता है, सिर्फ फ्लैट बोन्स हैं उन्हीं में बोन मैरो जो है वो बच जाता है। बोन बनाने वाली सेल्स हैं ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट्स हैं वो इस जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिस पर बनती हैं जिन्हें लैक्यूना बोलते हैं। एक कंसेंट्रिकली अरेंज्ड टिश्यू है जिसमें कि ये ऑस्टियोसाइट्स प्लेसेस पर प्रेजेंट होती हैं, और उस पर्टिकुलर कंसेंट्रिक टिश्यू है उसे लैक्यूना बोलते हैं। लैक्यूना हाउस के बीच में एक पर्टिकुलर कैनाल होता है जिसके थ्रू बहुत सारे लैक्यूना आपस में जुड़े हुए होते हैं, और उस कैनाल को हैवर्जियन कैनाल बोलते हैं। बोन्स का काम क्या होता है कि ये तो एक तो हमारी बॉडी को जो फ्रेम वर्क है वो प्रोवाइड करती हैं, जो हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन हैं उन्हें ये प्रोटेक्ट भी करती हैं, और इसके साथ हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो सारा का सारा बोन से ही बनता है, और हमें मूवमेंट में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है वो होता है। ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड की। ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, सिर्फ एक यही टिश्यू ऐसा है जो हमारा फ्लूइड है नेचर में। ठीक है। ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोपोएसिस, और हीमोपोएसिस है वो बोन मैरो में होता है, इनकी बोन मैरो से बनता है, बोन मैरो कैविटी में। बोन है वो बेसिकली 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा है उसमें 95% जो है वो वाटर होता है, और 5% प्लाज्मा में डिज़ोल्व सब्सटेंसेस आते हैं। उन डिज़ोल्व सब्सटेंसेस में ब्लड सेल को हम नहीं काउंट करेंगे बिकॉज ये प्लाज्मा में डिज़ोल्व नहीं होती हैं, सस्पेंडेड होती हैं। ठीक है। ब्लड सब्सटेंसेस जो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस जो इसमें प्रेजेंट होते हैं उसमें प्रोटीन्स हो सकते हैं, उन प्रोटीन्स में एंजाइम्स भी हो सकते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव जिसमें कुछ एक हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या इसमें जो हमारे फूड सब्सटेंसेस हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, वेस्ट हो सकते हैं, गैसेस जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये सारे सब्सटेंस मिलकर क्या कहते हैं, डिज़ोल्व सब्सटेंस है वो बनाते हैं। ठीक है। अब ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो ब्लड सेल्स को हम सेल बोलने के बजाय कार्ब सेल्स बोलते हैं, बिकॉज ब्लड की सेल्स है वो हाईली
स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं और उनके फंक्शंस वो भी बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं, टिपिकल सेल से काफ़ी डिफरेंट होती हैं ये अपने शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शंस पे, इसी वजह से हम इन्हें कैप्सल्स बोलते हैं। 3 टाइप की ब्लड कैप्सल्स होती हैं, रेड ब्लड कैप्सल्स, वाइट ब्लड कैप्सल्स एंड प्लेटलेट्स। बात करते हैं पहले आरबीसीज या रेड ब्लड कैप्सल्स की। रेड ब्लड कैप्सल्स को अगर हम अपर सरफेस से देखें तो वो राउंड होती हैं, लेकिन साइड व्यू में देखें तो वो ऐसे डिप्रेस्ड होती हैं और बाई कनकेव उनका अपीयर आता है। जैसे अगर हम एक बैलून है उसको या कोई भी राउंडेड शेप है उसको अगर हम बीच में से प्रेस कर दें तो वो आरबीसीज जैसा स्ट्रक्चर उसका आ जाता है। आरबीसीज, मैच्योर आरबीसीज एक ऐसी सेल है बॉडी की जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसीज हैं वो रेड कलर की होती हैं, रेड कलर उनका एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है उनमें, बेसिकली एरिथ्रिन पिगमेंट जो उनको रेड कलर है वो प्रोवाइड करता है। आरबीसीज में एक और पिगमेंट होता है जो उनके रेड कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड दैट इज हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन है वो एक हीम मॉलिक्यूल यानी कि एक आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल और 4 ग्लोबिन प्रोटीन आपस में मिलकर कंप्लीट एक हीमोग्लोबिन है वो बनाते हैं। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है बॉडी में तो उसी हीमोग्लोबिन की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं। या तो हीमोग्लोबिन कम हो जाए और अगर आरबीसीज अगर कम हो जाती है तो हीमोग्लोबिन आरबीसीज में होता है तो भी क्या होता है हमारा जो ये एनीमिया को ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, आरबीसीज की फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। आरबीसीज फॉर्मेशन है वो भी बोन मैरो में ही होता है। आरबीसीज के फंक्शन क्या होते हैं? बेसिकली इनका जो मेन फंक्शन है वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना होता है। गैसेस यानी कि ऑक्सीजन को टिश्यूज तक लेके आना और CO2 को टिश्यूज से लंग्स तक लेके जाना। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन को हम रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, CO2 जो वेस्ट बना है उसे हम लंग्स के थ्रू एक्सपेल कर देते हैं। इसके अलावा आरबीसीज की सरफेस पे कुछ एक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप प्रोवाइड करते हैं, तो आरबीसीज वो हमें ब्लड ग्रुप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आरबीसीज अगर उनके लाइफ स्पैन की बात करें तो उनका लाइफ स्पैन है अप्रोक्स 120 डेज तक का होता है। नेक्स्ट आती है हमारी WBCs, वाइट ब्लड कैप्सल्स। वाइट ब्लड कैप्सल्स इन्हें बॉडी के सोल्जर्स भी बोला जाता है बिकॉज वो कॉन्टिन्यूसली पैथोजन से फाइट करते रहते हैं। वाइट कलर्ड होती हैं यानी कि इसकी वजह से इन्हें ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोस यानी कि जो कलरलेस या वाइटिश होता है कलर में, दैट इज टर्म्ड एज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्यूल क्या होता है? जो ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ग्रेन्स में स्टार्च स्टोर्ड होता है जो हमारा फूड सोर्स होता है, इसी तरीके से जो ग्रेन्यूल्स हैं उनमें सर्टेन एंजाइम्स हैं वो स्टोर्ड होते हैं और ये एंजाइम है वो नेचर में हाइड्रोलिटिक होते हैं। हाइड्रोलिटिक यानी कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो इन ग्रेन्यूल्स के एंजाइम्स की हेल्प से पैथोजेंस को किल करती हैं, जबकि ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते यानी कि एंजाइम्स तो नहीं होते, बट वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाती हैं और उन प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं और इन प्रोटीन्स की हेल्प से क्या करती हैं? पैथोजेंस को किल करती हैं, ABS यानी कि एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब जो हमारी WBCs हैं वो हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। या तो वो अपने ग्रेन्यूल्स के एंजाइम्स की हेल्प से किल करें या वो अपने जो एंटीबॉडीज़ हैं उनकी हेल्प से किल करें। वो कॉन्टिन्यूसली पैथोजेंस या जो हमारी डैमेज या इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनसे फाइट करती हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करती रहती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये कॉन्टिन्यूसली फंक्शन में रहती है, तो इनका लाइफ स्पैन वो काफ़ी छोटा होता है, 3 से 4 दिन तक इनका लाइफ स्पैन है वो होता है। इसके बाद आती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं बिकॉज ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है इनके पास जिसे थ्रोम्बीन प्रोटीन बोलते हैं। जैसे ही हमें कोई चोट लगती है, कोई वुंड जब भी होता है जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही होती है, उस पर्टिकुलर रीजन पे ये जो प्लेटलेट्स हैं वो सारी रिक्रीट होती हैं और ये अपने थ्रोम्बीन प्रोटीन है उसका एक नेटवर्क सा बना के ब्लड को फ्लो नहीं होने देती, ब्लीडिंग को रोक देती हैं और इसी को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। यानी कि इनके जो मेजर फंक्शन है वो ब्लड को क्लॉट कराना होता है, यानी कि जो ब्लीडिंग हो रही है उसे रोकना होता है। इनका लाइफ स्पैन है वो अप्रोक्स 1 वीक तक का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। वो टिश्यू जो हमारी सारी मसल्स बनाता है मस्कुलर टिश्यू कहलाता है। मसल्स हैं वो एक स्पेसिफिक फाइबर्स की बनी होती है जिन्हें मायो फाइबर्स बोलते हैं।
मायोफाइबर्स उसमें दो टाइप के फाइबर आते हैं जिन्हें हम, एक तो होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। एक्टिन है वो कंट्रैक्टेबल होता है, मायोसिन है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, इलास्टिक नहीं होता है, ठीक है। अब जो भी हम मूवमेंट करते हैं वो इन एक्टिन है उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर ही बेस्ड होती है, ठीक है। अब यानी कि मसल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर वो रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम करते हैं, ये मसल्स करती हैं तो हम अपने मूवमेंट शो करते हैं। जब मसल फाइबर रिलैक्स होते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स्ड फेज में पहुंचती है। सपोज अगर हमने अपनी जो फिंगर्स हैं उन्हें मोड़ा या अपने हाथ को मोड़ा है तो उस टाइम पे हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं। जैसे ही हम नॉर्मल फेज में लेके आते हैं तो हमारी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। मसल टिश्यू है वो सेल्स के टाइप के बेसिस पर 3 टाइप का होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें स्केलेटल टिश्यू की। स्केलेटल टिश्यू है इसे स्टरिएटेड टिश्यू भी बोलते हैं बिकॉज इसमें स्टरिएशंस यानी कि स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से जो आप ये स्ट्रिप्स इसमें देख रही हैं ये इसकी स्टरिएशंस कहलाती हैं। स्टरिएशंस क्यों बनती हैं? सपोज ये एक एक्टिन है, ये मायोसिन है, एक्टिन है, ठीक है। इस तरीके से ये अपर लेयर है वो एक्टिन फिलामेंट की है, ये मायोसिन की है। एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होने की वजह से जहाँ ये ओवरलैप करते हैं वहाँ डार्क रीजन के बैंड्स बन जाते हैं और ये बैंड्स बनने की वजह से इनमें हमें स्टरिएशंस हैं वो स्ट्रिप्स ही हैं वो बनी हुई दिखाई देती है और इन स्ट्रिप्स होने को हम स्टरिएशंस बोलते हैं। तो इनमें स्टरिएशंस प्रेजेंट होने की वजह से ये टिश्यू स्टरिएटेड टिश्यू होता है, ठीक है। अब ये स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है तो हमारे मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो स्केलेटल मसल्स होती हैं। ये नेचर में वॉलंटरी होती हैं यानी कि इनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्केलेटल मसल्स उनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों होती हैं? बिकॉज एक मैच्योर स्केलेटल मसल सेल है वो मल्टीपल मसल सेल्स उनके फ्यूज़न से बनती है। इस फ्यूज़न के दौरान उनका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज़ हो जाता है लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हो पाता। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस में होने के बावजूद जो उनके जो सेपरेट न्यूक्लियस है हर इंडिविजुअल सेल के वो फ्यूज़ नहीं हो पाते और इसी वजह से इसका मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है वो हो जाता है। अगर हम स्केलेटल मसल्स के एग्जांपल जैसे हमारे बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, पैकैब्स हैं, वो सारे के सारे स्केलेटल मसल्स होती हैं। बाइसेप्स जो हमारी आर्म्स में अपर आर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, ट्राइसेप्स हैं जो थाई रीजन की मसल्स होती हैं। इसके बाद आती हैं हमारी स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हैं काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, स्पिंडल शेप्ड फाइबर से बनती हैं, ठीक है। पॉइंटेड टैपरिंग एंड के फाइबर्स हैं जिन्हें स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स हैं वो बोलते हैं, फाइबर से बनते हैं। काफ़ी सॉफ्ट फाइबर्स होते हैं और हमारा जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे स्मूथ मसल फाइबर से ही बने हुए होते हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स हैं वो सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनवॉलंटरी होते हैं एक्शन में, यानी कि हम इनके थ्रू मूवमेंट को नहीं रोक सकते। अगर जैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस लेना है नहीं लेना है वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हमारे मसल्स लंग्स हैं वो एक्सपेंड होंगे नहीं होंगे, या हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू फूड मूव कर रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है, या जैसे जो भी हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके थ्रू यूरिन मूव हो रहा है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर के जितने भी मूवमेंट्स हैं उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ऐसी मूवमेंट्स हैं वो इनवॉलंटरी कहलाती हैं। तो स्मूथ मसल्स हैं वो एक्शन में इनवॉलंटरी होती हैं। इसके बाद आती हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स वो मसल जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। इनकी एक तो ये स्पेसिफिसिटी है, दूसरा ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं, हम हार्ट बीट्स हैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। इनकी एक और स्पेशल प्रॉपर्टी आती है कि ब्रांच्ड होती हैं। ब्रांचिंग इनमें जैसा अभी देख रहे हैं दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में जंक्शन बना हुआ और एक पर्टिकुलर मसल सेल से उसमें ब्रांचिंग होती है और दूसरी सेल्स के साथ वो जंक्शन में होती है। में ब्रांचिंग क्यों होती है? सपोज अगर एक मसल सेल है उसे सिग्नल मिला और उसमें इम्पल्स जनरेट हुआ है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो ब्रांचिंग की वजह से जितने भी मसल सेल्स हैं सब में रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उस पर्टिकुलर सिग्नल का और सारी मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं। और सारी मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रही हैं तो सभी मसल्स का जो रिलैक्सेशन है वो भी क्या होगा, एक साथ होगा। इनके साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए ये जो है वो ब्रांच होती हैं ताकि
हार्ट बीट्स हैं वो उनमें यूनिफॉर्मिटी है वो जनरेट हो सके। इनमें भी स्टेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ये मसल्स भी क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन जहाँ भी इन्वॉल्व होती है वहाँ स्टेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं। तो हमारी स्केलेटल मसल्स की तरह इन मसल्स में भी स्टेरिएशन या स्ट्रिप्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, सिंगल न्यूक्लिएटेड होती हैं ये। इसके बाद बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। वो टिश्यू जो कि हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है वो क्या कहलाता है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स टाइप की सेल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। और ये न्यूरॉन्स हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल सेल होती हैं। न्यूरॉन्स के साथ साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, और वो न्यूरोग्लिया कहलाता है। न्यूरोग्लिया है वो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है और न्यूरॉन्स के साथ मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करता है। अगर हम एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक न्यूरॉन में एक पर्टिकुलर सेल बॉडी होती है। जिस पर्टिकुलर रीजन में सेल का न्यूक्लियस होता है वो उसकी सेल बॉडी कहलाती है, ठीक है। यानी कि सेल का वो मेन पार्ट जहाँ उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और यहाँ इसमें क्या होता है, इम्पल्स है वो जनरेट होता है, ठीक है। यानी कि सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, पूरी सेल को कंट्रोल करती है सेल बॉडी, और किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में इम्पल्स है वो सेल बॉडी में ही जनरेट होता है। सेल बॉडी है उसके सेल मेम्ब्रेन फर्दर प्रोजेक्शंस, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस है उनमें जो है मॉडिफाइड होती है, और इन मॉडिफिकेशन या प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सराउंडिंग में जो भी स्टिमुलस है उसे रिसीव करते हैं और उस स्टिमुलस को सिग्नल्स के थ्रू सेल बॉडी में भेजते हैं, और सेल बॉडी उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में इम्पल्स है वो जनरेट करती है। कोई भी एक पर्टिकुलर डेंड्राइट है वो काफ़ी इलोंगेट हो जाता है, और वही इलोंगेटेड डेंड्राइट है वो एक्सन कहलाता है। एक्सन का काम होता है सेल बॉडी में जो इम्पल्स जनरेट हुआ है उस इम्पल्स को नेक्स्ट सेल तक ट्रांसमिट करना। तो वो ट्रांसमिट कैसे करता है, जैसे ही अपने एंड की ओर पहुंचता है तो ये एक्सन है वो बाइफरकेट हो जाता है, और जहाँ भी ये बाइफरकेट होता है यानी कि जो उसकी एंड प्लेट कहलाती है, उस एंड प्लेट्स पे जाके कुछ एक केमिकल्स हैं वो रिलीज करता है, और वो केमिकल्स कहलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक पर्टिकुलर स्पेस पे रिलीज होते हैं जिसे स्नैप्सिस बोलते हैं। तो स्नैप्सिस क्या होता है, दो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे स्नैप्सिस बोलते हैं। वो कम्युनिकेशन किस तरह से एस्टैब्लिश होता है, एक न्यूरॉन की एंड प्लेट और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं तो वो स्नैप्सिस को जो है बनाती हैं। सिनेप्सिस है वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज होते हैं। फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कुछ एक ऐसे केमिकल्स हैं या हमें सिग्नल्स ट्रांसमीटर के तौर पर भी बोल सकते हैं, जो एक न्यूरॉन में जनरेटेड इम्पल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करते हैं। ये एंड प्लेट पर रिलीज होते हैं, और जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट उन्हें सेंस करते हैं, और वो डेंड्राइट अल्टीमेटली सेल बॉडी में उस पर्टिकुलर सिग्नल को भेजते हैं, और वहाँ इम्पल्स जनरेट होता है, और अल्टीमेटली उस सेल के एक्सन है वो उसे ट्रांसमिट करते हैं। और इसी तरीके से डेंड्राइट्स न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू रिसीव करते रहते हैं, और एक्सन है उनके थ्रू उन्हें जो है ट्रांसमिट करता रहता है, और न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो है सिग्नल का ट्रांसमिशन है वो चलता रहता है। तो इसके साथ ही हमारा एनिमल टिश्यू जितना है उसके सभी टाइप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जहाँ कहीं भी आपको डाउट जनरेट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए।